हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लिव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। आपको ये बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, और जब वो नंबर इसको डिवाइड करे 1251 तो उसमें इसमें रिमाइंडर क्या बच जाए 1, इसमें 2 और इसमें 3 बच जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला ये काम होता है, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उनको हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो रिमाइंडर इसमें से 1 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1250, और इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 9375, और इसमें से हम 3 माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15625। अब इन तीनों नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना है। तो क्योंकि जब भी लार्जेस्ट बोले तो हम क्या निकालते हैं HCF, तो इन तीनों नंबर्स का HCF निकाल लेंगे। तो HCF क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, तो सबसे इसमें से देख लीजिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो इसको चेक करते हैं 535। अब 535 से इसको डिवाइड कीजिए 1250, तो ये डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, कितना हो जाएगा 1070 हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही कट गया। सेकेंड ऑप्शन से इसको डिवाइड कीजिए 1200, तो ये भी नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी कट गया। थर्ड ऑप्शन से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। और फोर्थ ऑप्शन से भी चेक करेंगे 220 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, इससे डिवाइड 220 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। अगर मान लीजिए ऐसे ऑप्शन से नहीं चेक हो रहा है तो दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप HCF निकालिए। तो HCF क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है एक, और एक मेरा क्या होता है डिवीज़न मेथड। तो यहाँ अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही लेंदी होगा, क्योंकि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में बहुत टाइम लगेगा। और तो इसका तरीका क्या होता है, एक डिवीज़न मेथड होता है HCF निकालने का। डिवीज़न मेथड क्या होता है, इनको डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार में जा रहा है ये, तो इसको 7 बार में करते कितना हो जाएगा 7 0 7 5 35 कैरी 3 8750 हो रहा है। इनमें से माइनस कर लेते हैं, ये कितना हो रहा है 625, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये कितनी बार में 2 बार में चला जाएगा 1250, तो ये जो बच जाता है यही क्या हो जाता है HCF। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू, क्या दिया हुआ है a इक्वल टू x³ y² एंड b इक्वल टू xy³, x एंड x, y आर प्राइम नंबर्स, तो HCF निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब भी HCF बोले तो आप इसमें से क्या कीजिए, a और b का सबसे लीस्ट पावर को चेक करेंगे, सबसे छोटा पावर। तो यहाँ पे देखिए a क्या दिया हुआ है x³ y², और b क्या दिया हुआ है xy³। इन दोनों में से छोटा पावर देख लीजिए, x का सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ पे x है, x का पावर 1 है, और y का सबसे छोटा पावर क्या है 2 है, तो xy²। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 का b। थर्ड है क्वेश्चन, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -5, द सम ऑफ जीरोज इज -5 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 6। इनमें से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्या होता है जनरल फॉर्मूला होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का। तो इसमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोज -5 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए -5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है 6, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा। दिया हुआ इफ वन रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 5x² प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जानते हैं दो रूट्स होता है, एक के अल्फ़ा और दूसरा बीटा। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट तो अल्फ़ा ले लेते हैं और बीटा क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा, मतलब एक अल्फ़ा है दूसरा क्या हो गया 1/अल्फ़ा। और इसमें हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो पहला रूट तो अल्फ़ा है, बीटा की जगह पे क्या लिख देना है 1/अल्फ़ा, तो c/a, c यहाँ पे क्या है k, और a की जगह पे क्या लिख देंगे 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा तो k/5, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 5, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका b, 4 का b। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ k नहीं है यहाँ पे अल्फ़ा होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है मेरे पास कंडीशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए a1 की जगह पे क्या है यहाँ पे अल्फ़ा, तो लिख देना है यहाँ पे क्या लिख देंगे अल्फ़ा/12 इज इक्वल टू 3/अल्फ़ा। इन दोनों को ले लेते हैं, ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और ये 36, तो अल्फ़ा इक्वल टू √36 यानी प्लस माइनस 6 निकल जाएगा 6, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 4kx + 9 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है d = 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 की इक्वल, या आप बोल सकते हैं b² - 4ac = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे b क्या दिया हुआ है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है b, तो यहाँ लिख देते हैं 4k² - 4 × a की जगह पे 16 और c की जगह पे क्या लिख देंगे 9 = 0। तो ये 16k² माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64 × 9 = 0। अब इसको आपको डायरेक्ट उधर भेज दिए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 64 × 9, साइन चेंज हो जाएगा, k² क्या हो जाएगा 64 × 9 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 16, 16 4 जा 64, 4 9 जा 36, यानी k² = 36। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी √36, √36 यानी प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस 6 कौन सा ऑप्शन है 6 का सी हो जाएगा। सेवेंथ में ये दिया हुआ है, इफ़ k 2k - 1 एंड 2k + 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द AP द वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल क्वेश्चन है, k का वैल्यू निकालना है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम रहेगा, तो कॉमन डिफरेंस इसको कैसे करेंगे, तो देखिए a2 - a1 = क्या होना चाहिए a3 - 2a2, यही होता है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस देगा, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इसमें भी कॉमन डिफरेंस देगा। तो इसमें क्या करते हैं a2 की जगह पे लिख देते हैं 2k - 1 - k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 - a2, तो a3 की जगह पे लिख देंगे 2k + 1 और -2k + 1। जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2k कट गया और 1 1 क्या हो गया 2, और 2k - k यानी k - 1 इधर बचेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या बचा k - 1, इस -1 को उधर भेज देंगे तो k = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। दिया हुआ है, इफ xy इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC कटिंग AB at x and AC at y, if AB = 4bx and YC = 2 cm then AY = इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC और इसमें हम XY एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं बेस BC के, और इसको यहाँ पे क्या दे रखा है AB = 4bx, AB जो है 4 गुना है bx का, तो अगर bx को 1 ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा AB क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तभी तो होगा AB = 4bx, मतलब 4 गुना, ये 1 होगा तो ये पूरा AB क्या होगा 4 होगा, तो ये AX क्या हो जाएगा ये 3 पार्ट हो जाएगा और ये 1 पार्ट हो गया। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि AY का लेंथ क्या होगा ये पूछ रहा है, और इसमें क्या दिया हुआ है YC = 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो इनका रेशियो क्या होगा, दो तरीका होता है, 3/1 डायरेक्ट आप कर लीजिए, 3/1 = क्या हो जाएगा x/2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x = क्या हो गया 6 हो गया। नाइन्थ में क्या दे रखा है, इफ़ इन 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है और इसमें ये दिया हुआ है कि AB/ इसका रेशियो AB/DE का रेशियो दिया हुआ है किसके इक्वल BC/DE
एफ ई का इक्वल टू क्या दे रखा है, सी ए अपॉन एफ डी का, मतलब तीनों साइड्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। तो ये तीनों साइड्स का जब रेशियो एक दूसरे के बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, एसएसएस क्राइटेरिया से सिमिलर होता है। तो आपको एक सीक्वेंस देखना है, अगर सी ए बी लिख रहा है तो अगला क्या होगा, एफ डी ई, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका आंसर। बाकी कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, जहाँ सी है तो इसके सामने एफ होना चाहिए, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे ए, वैसे ही यहाँ तो इसको लिखेंगे सी ए बी, फर्स्ट ऑप्शन एफ डी ई। दूसरा देखिए एफ डी ई लिख दिया है तो एफ डी ई ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी सी, तो एफ के इक्वल में ए थोड़ा ही है, जिसके सामने जो रहेगा वो लिखना पड़ता है। तो ऑप्शन इसका ए। नंबर 10th में दिया हुआ है डी पैरेलल टू बी सी, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जब भी पैरेलल होता है तो क्या लिखते हैं कि जो ए डी का रेशियो अपॉन दिस का इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3x प्लस 4 लिख देंगे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भी निकाल सकते हैं, बाकी ऑप्शन से भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऑप्शन से वैल्यू रख दीजिए, जिस जो वैल्यू के लिए दोनों LHS RHS इक्वल हो जाएगा वही ऑप्शन होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 रख के देखते हैं। तो देखिए आप अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 रखेंगे तो यहाँ का क्या हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा 2 3 या 6, 6 + 19 25, तो ये आ जाएगा 1/5। तो LHS हो गया 1/5, RHS में भी 2 रखना होगा, तो ये 2/2 3 या 6, 6 + 4 10, तो ये भी आ गया 1/5। इसका मतलब 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स of radii 3 cm and 5 cm are given. The length of the chord BC which touches the inner circle at P is equal to, आपको ये दे रखा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बना हुआ है यहाँ पे और आपसे ये BC का लेंथ पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या है, BC ड्रॉ किया गया है, BC दे रखा है, और इसमें दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है 5, और इसका क्या दिया हुआ है 3, ये दे रखा है। इसमें क्योंकि रेडियस सेम ही रहेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, और ये क्या है 3 है, तो 5 है 3 है, तो ट्रिपलेट से ये क्या हो जाएगा 4, और ये जब 4 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 4, क्योंकि क्या जानते हैं कि कॉर्ड ये बड़े वाले सर्किल के लिए जो सेंटर से जो लाइन होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसलिए ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये 4 तो ये भी 4, तो ये पूरा BC का लेंथ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 11th का। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू रख देते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और नीचे लिख देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, पूरे डिवाइड में 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। फिर क्या होगा 2/√3, और इसका एलसीएम लीजिएगा, 3 1 या 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4, 2 2 या 4, तो ये आ गया 3/2√3। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को √3 × √3 न्यूमरेटर में, √3 से √3 कट गया, आंसर क्या आ गया √3/2। अब आपको देखना है √3/2 किसका वैल्यू होता है, ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन में देखेंगे √3/2 मेरा होता है sin 60 डिग्री, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा ए sin 60। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज √3:1, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टावर √3 और शैडो का लेंथ क्या है ये 1 है, तो tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा क्या होता है P/B यानी √3/1, और tan थीटा इक्वल टू √3 आ रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया तो यार थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, या आप डायरेक्ट लिख सकते थे tan 30 थीटा इक्वल टू √3, और tan में किसका √3 वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का, तो यहाँ पे हम आंसर क्या हो जाएगा C 13 का B। 3 में दिया हुआ है, इफ़ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज π/2, 2π, 2 and 4,
तो सरकमफ्रेंस किसी भी सर्किल का क्या होता है 2πr, एंड एरिया क्या होता है πr²। ये दोनों इक्वल दे रखा है, तो पाई से पाई कट गया, r से एक r कट जाएगा, r इक्वल टू क्या बच गया 2, रेडियस 2, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। दिया हुआ है इफ द मीन ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 15 देन फाइंड n का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और मीन का ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस 1 xn अपॉन n होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और मीन की जगह पे कितना लिख देंगे जो दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है, बाकी इन सब का पता नहीं, सो ऑन xn, और ये n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15n। तो 15n क्या हो गया उन सब का सम, और आपको क्या बताया सम का जो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का n इंटू एन प्लस 1/2, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा 30n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, n से n काट देते हैं, एक n 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 29, और करेक्ट आंसर क्या है इसका डी हो जाएगा 17 का। अगला एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, बैग कंटेन्स कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 25, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज डिविजिबल बाई 2 and 3 इज। तो 1 से 25 तक के लिख के एक बैग में कार्ड्स रखा गया है, उनमें से क्या है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है जो भी कार्ड उसमें जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो डिविजिबल किससे हो 2 and 3 बोथ दोनों नंबर से डिविजिबल हो। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 से लेके 25 तक टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो गया 25 हो गया। इसमें से आपको वैसे नंबर्स बताना है जो 2 और 3 दोनों के से डिविजिबल हो। तो 2 और 3 से पहला नंबर क्या होगा इनके बीच में डिविजिबल 6 होगा, फिर 12, फिर 18, तो ऐसे, और फिर 24, ऐसे टोटल 4 नंबर्स है ऐसे जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो 2 के टेबल से भी डिविजिबल है और 3 के टेबल से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लिख देंगे डिविजिबल बाई 2 and 3, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 25। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। सेकेंड 19th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 से माइनस कर लेंगे 0.07, इसका आंसर आ जाएगा 0.93, ऑप्शन डी करेक्ट है। 20 के कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, इफ द पॉइंट k, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इन द रेशियो ऑफ 1:2 द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि कोई एक लाइन है और इस पे क्या है कि एक पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है k, 0 डिवाइड लाइन सेगमेंट, एक लाइन है यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट दे रखा है, b का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इनका रेशियो क्या दे रखा है 1:2। आपको इसमें सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, तो सेक्शन फार्मूला यूज करके हम इसमें क्या निकाल सकते हैं k का वैल्यू। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इसका यूज कर लेंगे। x क्या होता है ये कोऑर्डिनेट तो k, और mn क्या होता है इनका रेशियो, तो 1 इंटू x2, 1 इंटू x2 करेंगे -7 आ जाएगा, फिर 2 इंटू x1 करेंगे 2 इंटू x1 करेंगे 2 2 जा क्या होगा 4, अपॉन क्या करेंगे m प्लस n यानी 2 + 1 3, तो k इक्वल टू -3/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 देखते कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है इसका दिया हुआ है। देखिए -1 डी है। 1 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दो इक्वेशंस दिया हुआ है 4/x प्लस 3/y इक्वल टू 8, और दूसरा क्या दिया हुआ है 6/x माइनस 4y इक्वल टू -5। तो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए जब भी 1/x दिया रहेगा, दोनों में 1/x है, तो इसमें लेट करेंगे, लेट u इक्वल टू 1/x। आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, 1/x को u भी z कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4u बन जाएगा इक्वेशन, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x लिख सकते हैं 4/x को, तो 1/x का वैल्यू क्या है u, तो ये क्या हो जाएगा 4u प्लस 3y इक्वल टू 8, और वैसे ही अगला क्या बन जाएगा 6u माइनस 4y इक्वल टू -5। इन दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4 से, और सेकेंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड जब मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे ये लिखेंगे, मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको
सेकेंड ले लेते हैं और ये चीज़ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 इक्वेशन सेकेंड बाई 3। तो ये क्या बन जाएगा 16u प्लस 12y इज इक्वल टू 32 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 18u माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 15। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34u इक्वल टू 17। तो u इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब देखिए u 1/2 आ गया, हम u को क्या यूज किए थे, u की जगह पे रख देते हैं, तो 1/2 इक्वल टू 1/x हो गया। u का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, इसको दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं, या इधर मल्टीप्लाई कीजिए इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब x 2 निकल गया तो अब y निकालना भी बहुत ईजी है, किसी में पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं यहीं पे, तो यहाँ वाले पे। तो देखिए 4/x के जगह पे क्या रखेंगे नीचे 2 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 8 और 2 2 4, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या होगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 22 इन फिगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड PST, जो ये वाला एंगल है PST इक्वल टू क्या दे रखा है PRQ। प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल PQR क्या हो आइसोसेलेस हो। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें S इस पे पॉइंट है और T यहाँ पे पॉइंट है, और इसमें क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है PS अपॉन SQ इक्वल टू क्या दिया हुआ है PT अपॉन TR। तो जब रेशियो इक्वल होता है तो हम जानते हैं कन्वर्स ऑफ BPT से ST क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाता है किसके QR के। जब इनका रेशियो इक्वल रहेगा PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, तो ये लाइन क्या हो जाता है ST पैरेलल किसके हो जाएगा QR के। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT। अब देखिए सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो एंगल 1 है इसको 1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना PST इक्वल टू PRQ, तो ये 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। और दूसरा चीज़ इसको ले लेते हैं यहाँ पे 3 और ये ले लेते हैं 4। अब आप एक चीज़ देखिए 1 इक्वल टू 2 तो ये गिवन है ऑलरेडी। दूसरा चीज़ ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। 1 इक्वल टू 4 क्यों होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पूरा लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 1 2 के इक्वल भी है 1 4 के इक्वल भी है, तो जब LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा इक्वल होगा, तो 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे 4। बस यही लिखना था। जब बेस एंगल्स इक्वल हो जाता है तो इनके अपोजिट का साइड्स भी इक्वल होता है। तो जब 2 के अपोजिट में कौन सा साइड है 2 के अपोजिट में PQ है और 4 के अपोजिट में कौन सा है PR, तो PQ इक्वल टू PR। बस अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो जाता है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 23 में ये दिया हुआ है ए कॉर्ड AB ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14, ये रेडियस दे रखा है 14, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री बना रहा है कहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, हमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर लेंगे तो ये सेक्टर का एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे है, अगर ये 60 बनेगा और ये दोनों साइड्स क्या इक्वल है रेडियस, तो इनके अपोजिट का दोनों एंगल्स क्या होगा इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। अब ये 60 हो गया, इन दोनों का सम क्या था 120, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 ये 60, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू A स्क्वायर, ए क्या होता है ट्रायंगल का साइड, तो ये यूज कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका क्या होता है, जब भी कोई भी ट्रायंगल हो तो आप ये याद रखिए फॉर्मूला ½ R² sin थीटा, इससे आप किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कोई सा भी ट्रायंगल दिया रहेगा आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। R क्या है यहाँ पे रेडियस, और साइन और थीटा क्या है यहाँ पे जो एंगल बनेगा, किसी से भी निकालिएगा सेम आंसर आएगा। थीटा की जगह पे लिख देंगे 360 डिग्री अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R² यानी 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस √3/4 इंटू A स्क्वायर। ट्रायंगल का साइड क्या है 14 इंटू 14, तो ये कट हो जाएगा 6 6 जा 36, 2 3 जा और 2 से 11, और इसको कट कर देंगे 7 2 जा 14, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 2 जा 22, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 14
308/3 माइनस, इसको कट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 से ये क्या हो जाएगा 49√3। तो ये है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 49 इंटू 1.732 और 308/3, इसको डिवाइड करके इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ये दे रखा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, कॉस थीटा के। आपको किसका वैल्यू निकालना है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू किस एंगल पे इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बस साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2। तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू क्या रख देंगे 45 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका है, इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो इसको ये साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसके डिवाइड में आ जाएगा तो। और साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ना tan थीटा इक्वल टू tan 45 और tan से tan कट जाएगा तो कंपेयर भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा आप 45 यहाँ पे रख दीजिए, आंसर जो आएगा तो क्या आ जाएगा ये आंसर 2 इंटू tan 45 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 और इसमें क्या कर देंगे -1, तो 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2 -1, तो 2 और -1 क्या हो जाएगा 1, इसको माइनस किए 1 प्लस 1/2, आंसर क्या हो जाएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 25, इन फिगर ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द BC। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ABC और इसके अंदर में एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया गया है, तो इसमें हमें क्या निकालना है BC का लेंथ निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए, और इसमें ये दे रखा है BR क्या दिया हुआ है 3 और ये क्या दे रखा है AR 4 दे रखा है, आपसे ये पूछ रहा है इसका लेंथ निकालने के लिए। तो और एक चीज़ और दे रखा है इसमें, ये 11 दे रखा है, AC का जो लेंथ क्या दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 11 दे रखा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें एक इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वी नो डैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, जो उनके लेंथ होते हैं दोनों क्या होता है इक्वल होता है। अगर ये 5 होगा तो ये भी क्या होगा 5 होगा। तो वो लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि BR इक्वल टू क्या हो जाएगा BP, ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा चीज़ देखिए, ये A पॉइंट से AR भी ड्रॉ किया गया है, A पॉइंट से AQ भी ड्रॉ किया गया है, इन दोनों का लेंथ भी क्या होगा इक्वल होगा। तो ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4, और ये पूरा कितना यहाँ से यहाँ तक 11, तो 11 माइनस 4 करेंगे क्या हो जाएगा 7। अब CQ इक्वल टू क्या लिखेंगे CP, ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7, तो पूरा BC का लेंथ क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट्स में जो बताया वही लिखना पड़ेगा आपको। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन मैं रियल नंबर का एक 1 शॉट वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, तो उसमें करा रखा हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो क्लास 10th प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं प्रूफ। √3 को इरेशनल लिखना है तो सबसे पहले √3 को क्या एज्यूम कर लेते हैं रेशनल नंबर, और √3 को क्या लिख देते हैं, अगर रेशनल नंबर होगा तो A/B के फॉर्म में होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू A² B², और इसको इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3B² इक्वल टू क्या हो जाएगा A², यहाँ से B² इक्वल टू क्या हो जाएगा A²/3। तो इससे ये पता चलता है कि 3 जो है डिवाइड कर रहा है A² को, तो अगर 3 A² को डिवाइड करेगा तो क्या लिखेंगे 3A को भी डिवाइड करेगा, और 3A को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही क्या करेंगे, लेट A इक्वल टू क्या लिख देंगे 3C लिख देंगे, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3B² इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3B² इक्वल टू 9C², और यहाँ से C² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3B²/9, 3 3 जा 9 यानी B²/3। तो इट मीन्स कि 3 डिवाइड्स B² और 3 डिवाइड्स B को,
तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो 3 एक है कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का। और शुरू में एज्यूम करते थे कि क्या है, √3 एक रेशनल नंबर है और ये क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम्स। लेकिन हमारा जो एजम्पशन है वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि शुरू में हमने माना था कि इनका जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। ए और बी क्या है, इंटीजर्स है और इसका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो लास्ट में ये लिख देंगे कि हेंस आवर एजम्पशन इज फॉल्स एंड सो √3 इज इरेशनल नंबर। बाकी स्टेटमेंट्स आपको कंप्लीट देखना हो तो वो वीडियो में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है QY इक्वल टू, ये दिया हुआ है QY इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इनका मिडिल टर्म ब्रेक करके इसका जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए QY इक्वल टू दे रखा है, इन पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिख देते हैं 0, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसका आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 42y², और इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब इसमें देखेंगे कि मेरा क्या फॉलो कर रहा है, तो 7 2 जा क्या होता है 14 और 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 7y, यहाँ पे क्या बचेगा 3y माइनस 2 प्लस 1 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मेरा आ जाएगा 3y माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें इनको दोनों को इक्वल टू 0 के लिखेंगे तो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y का 2 वैल्यू आएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 और दूसरा क्या हो जाएगा -1/7। अब आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि ये जो वैल्यू आया आपका सही आया या गलत आया। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, तो देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले इन दोनों जीरोज़ का सम निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करते हैं। जीरोज़ कोई तो बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा, एक जीरो ये है और एक ये जीरो, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि ये प्लस करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो एलसीएम ले लेते हैं 21, इसको कीजिएगा तो 11/21 आएगा जब इसको प्लस कीजिएगा। और ये तो सम ऑफ जीरोज़ हो गया, और फॉर्मूला से मेरा क्या होता है सम ऑफ जीरोज़, हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है -b/a। तो ये फॉर्मूला से चेक कर लेंगे कि जो मेरा वो दिया हुआ था। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, शुरू वाले में b यहाँ पे क्या है -11/3 और a क्या है 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पूरे के डिवाइड में क्या है 7। तो ये जब डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसका मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऐसे लिख लीजिए 11/3 डिवाइड में क्या है 7 है। जब भी डिवाइड रहता है इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/7, तो 11 अपॉन क्या हो जाएगा ये 21। तो ये मेरा वेरीफाई भी हो गया कि हाँ ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ भी क्या आ गया 11/21। अभी जो जीरोज़ है इनको ऐड करके और फॉर्मूले से निकाले ये दोनों। वैसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/3 इंटू -1/7, ये क्या हो जाएगा -2/21। अब उस फॉर्मूला से भी सेम आना चाहिए जो फॉर्मूला, तो वहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है फॉर्मूला से c/a, तो c/a करके देखते हैं। तो c क्या है वहाँ पे -2/3 और a क्या है 7, तो इसको करेंगे डिवाइड, तो -2/3 और डिवाइड में क्या है 7। तो बताया था आपको कि डिवाइड रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई लिख के रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये -2/21। तो ये भी और ये वेरीफाई हो गया। 28 दे रखा है कि प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? तो क्वेश्चन को एक दे रखा है ये कि एक प्लेस यहाँ पे है A और यहाँ पे एक प्लेस को क्या ले लेते हैं A है और B है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस क्या दे रखा है 100 किलोमीटर। अब एक टाइम पे एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से,
दो कार दो पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या दे रखा है कि अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में, सपोज कर लीजिए कि ये ए इधर की ओर मूव कर रहा है और बी क्या इधर की ओर मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ए जो कार है पीछे से ओवरटेक कर रहा है बी को, तो सेम डायरेक्शन में जब भी मूव करता है तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं हम, रिलेटिव स्पीड मतलब इसके कंपेरिजन में इसका स्पीड, तो सेम डायरेक्शन में याद रखिए माइनस हो जाता है स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और x क्या ले लेते हैं, सपोज x किलोमीटर पर आवर ए कार का स्पीड ले लेते हैं और b का क्या ले लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक कार है वो 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और दूसरा कार पीछे से जो आ रहा है क्या 60 किलोमीटर पर आवर से, तो इन दोनों का अगर रिलेटिव देखें तो बीच में जो गैप कितना का है, 20 का है, तो आपस में एक दूसरे का जो रिलेटिव स्पीड रहेगा वो 20 किलोमीटर पर आवर ही होगा। कब, जब अपोजिट सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में पूछेगा तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है। देखिए सिंपल सी बात है कि ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा तो कम टाइम भी लगेगा और स्पीड भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और इस केस में ये भी दे रखा है कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे लग रहा है, 1 आवर। और सेम डायरेक्शन में मूव करने पे कितना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम डायरेक्शन मूव करने पे 5 घंटे लग रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम दोनों कंडीशन में टाइम निकाल लेते हैं, जब कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों केस में टाइम निकालिए। तो डिस्टेंस तो दोनों में फिक्स है 100, तो सेम डायरेक्शन वाले के लिए टाइम निकालते हैं। तो सेम डायरेक्शन के लिए टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है और स्पीड क्या है, x माइनस वाई, तो ये हो गया t1 एक टाइम हो गया, और t2 मान लेते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि सेम डायरेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में 1 आवर लग रहा है। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन बन जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और ये 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100, इसको सेकेंड ले लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। x निकल गया तो x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो x का या 60 रख देंगे, और 6 तो क्या बन जाएगा 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, और y उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इधर आके 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों कार का स्पीड क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है प्रूव द फॉलोइंग 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए सबसे ईजी है कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए पूरे को। वैसे प्रूफ करने का ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा तरीका होता है, आपको जो सूट लग कर रहा है उससे आप प्रूफ कर सकते हैं। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, क्योंकि कॉसेक किसका होता है साइन का उल्टा, टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। और इसी वैल्यू को तो आपको 2 के इक्वल प्रूफ करना है, तो इधर क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं पूरे का। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है -1, तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा इनका एलसीएम कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, तो ये हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए, ये वाले टर्म को a ले लेते हैं और इसको ये क्या है ये पूरा को a लेते हैं और 1 को क्या ले लेते हैं यहाँ पे b ले लेते हैं। तो आप पढ़े होंगे एक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू, या ऐसे पढ़े a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, ये आइडेंटिटी होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या ले रहे हैं a ले रहे हैं, और 1 को क्या ले लेते हैं b, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा -1, इधर क्या लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए -1 से +1 कट जाएगा, नीचे सिर्फ क्या बच गया साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा 2 साइन थीटा, इसको भी कट कर देते हैं तो आंसर क्या हो गया 2, और यही तो हमें प्रूफ करना था, = 2 प्रूफ करना था। में ये दे रखा है ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC having sides 8 cm, 10 cm and 12 cm as shown in the figure. Find AD, BE and CF. तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फिगर इसका ये है। अब आपको ये सब साइड्स का लेंथ दे रखा है, ये 12, 10 और 8 सबका। अब तो आप इसको क्या कीजिए, इसको x ले लेते हैं, तो ये x होगा तो AF भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होता है। BD को y लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा y, और इसको z लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा z, मतलब CF को z लिए तो ये भी क्या हो जाएगा z। तो जैसे कि सिंपल है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x + y का वैल्यू क्या है 12 दे रखा है यहाँ पे, यही तो है x + y = 12। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेंगे x + z = 10, और तीसरा क्या दे रखा है y + z = क्या दे रखा है 8। इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कीजिए, LHS को LHS में RHS, तो x + x क्या होगा इधर 2x, y + y क्या हो गया 2y, और z + z क्या हो गया 2z = ये कितना हो गया 12 + 20 + 10 30, तो x + y + z = 30, तो x + y + z क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 15। बस हो गया मेरा यहाँ सॉल्व। ये जब आ गया 15 तो आप इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दीजिए, मतलब x + y z है तो एक बार इससे माइनस करेंगे, एक बार इससे माइनस करेंगे, एक बार इससे माइनस कर, जब इसको आप इससे माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है y + z है, तो y + z तो माइनस होकर कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 - 8, तो x = 7। एक बार इससे माइनस कर देते हैं तो x z हट जाएगा, सिर्फ क्या निकलेगा y निकल जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा 15 - 10 यानी 5, और एक बार और ऊपर वाले से, तो x और y को हटा देंगे यहाँ से तो क्या बच जाएगा, सिर्फ z बचेगा, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 - 12 यानी 3 हो जाएगा। और इसमें जो पूछा था आप लिख दीजिए, तो AD का लेंथ क्या है x है, तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, और क्या पूछा है B क्या है मेरा y, तो y क्या है 5, और z दूसरा क्या पूछा था इसमें CF, तो CF यहाँ पे क्या है देखिए z है, तो z क्या हो जाएगा CF क्या हो जाएगा 3। 31 में दिया हुआ है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ कंपोजिट नंबर, अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोई भी डाई को अगर फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस मेरा क्या आता है 1 2 3 4 5 6, टोटल चांसेस तो यही आने के 1 से लेके 6 तक। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो ऐसा ये नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर क्या होता है 5, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, तो लिखेंगे ऐसे, आपको लिखना पड़ेगा P ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो ये लिख देना है। इसके बाद आप लिखेंगे क्या हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, क्या लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स, और डिवाइड में क्या लिख देंगे टोटल आउटकम्स, तो पॉसिबल कितना है 3 और टोटल कितना है 6, तो 3/6 यानी 1/2। सेकेंड वाले का क्या पूछ रहा है अ कंपोजिट नंबर, तो जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, लेकिन कंपोजिट नंबर्स में आपको ध्यान देना है 1 कंपोजिट नहीं आता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 है, 4 का आप फैक्टर देखिए 1 के टेबल से भी चला जाएगा, 2 के टेबल से चला जाएगा, और 4 खुद से जाएगा, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, 1 के एक ही फैक्टर्स है, 2 के 1 और 2 मतलब 2 ही फैक्टर्स, 3 के भी 2 ही फैक्टर, लेकिन 4 के 3 फैक्टर है, 6 किसके टेबल में चला जाएगा 1 से भी जाएगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, 4 फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो अगर इस पूरे में बात करें तो 2 कंपोजिट नंबर्स हैं, एक 4 है और एक 6 है, तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा यानी 2 ही है, पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा 2/6 यानी क्या हो जाएगा 1/3।
थर्ड दिया हुआ है नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में जो भी नंबर्स हैं, तो 1 2 3 तीन ही नंबर है ना, 3 4 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। क्वेश्चन नंबर 32, a decorative block as shown in the figure is made of the two solids, a cube and a hemisphere. The base of a block is cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 cm. Find the total surface area of the block. क्वेश्चन में ये दे रखा है कि नीचे एक क्यूब बना हुआ है और क्यूब के जस्ट ऊपर में क्या रख दिए हैं, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी दे रखा है, डायमीटर कितना दिया हुआ है हेमिस्फीयर का 4.2, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस टोटल सरफेस निकालना है, एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसका। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, लिखेंगे TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ब्लॉक इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा TSA ऑफ क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², तो इसमें टोटल सरफेस क्यूब का निकाल ली और कर्व सरफेस एरिया मतलब स्फीयर का बाहर का एरिया, और इतना एरिया तो ऑलरेडी कवर्ड है, तो ये एरिया को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एरिया ऊपर से एक क्या रखा गया है हेमिस्फीयर, तो ये बेस एरिया ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। किस में कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में कैलकुलेट कर लिए थे, तो और ये एरिया ऑलरेडी यहाँ पे क्या कवर्ड हो गया, तो ये जो एरिया होगा बेस का उसको माइनस कर देंगे, तब जाके कंप्लीट एरिया निकलेगा इस स्ट्रक्चर का। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है πr², तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6a² प्लस πr²। तो बस इसका वैल्यू रख देना है आपको। तो यहाँ पे दे रखा है क्यूब का साइड क्या दे रखा था 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 × 5² प्लस पाई का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22/7, तो यहाँ पे इसको वैल्यू को रख देना है इंटू रेडियस। तो रेडियस देखिए रेडियस क्या लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.1 × 2.1। इसको सॉल्व करेंगे, जो मेरा आंसर आएगा वही आंसर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 × 6 कितना हो जाएगा 150, और ये 7 3 जा 21 0.31, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 × 3 क्या होता है 22 63 63, तो 6.3 × 2.1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 13.2 के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि 2 प्लेस हटाए थे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 13.23, इसको जब ऐड कीजिएगा तो 163.23 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 2 triangles BAC and BDC right angle at A and D respectively are drawn on the same base BC and on the same side of BC. If AC and DB intersect at P, prove that AP into PC equal to DP into PB। ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव कर देना है। कौन दो सा ट्रायंगल, ये APB को और किसको DPC को। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं DPC, दो ट्रायंगल ले रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन है। एंगल A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल D गिवन है ऑलरेडी 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, APB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DPC। रीजन लिख दीजिएगा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, किस क्राइटेरिया से, एंगल
ए सिमिलरिटी, बगल में लिख देंगे ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब आपको उसमें फिगर में भी देखने का ज़रूरत नहीं है, जब आप करेक्ट सीक्वेंस में लिखें तब यहीं से लिख सकते हैं आंसर। देखिए कैसे, ए पी बी, और दूसरा क्या लिखे हैं यहाँ से, ए से शुरू किए थे, A90 था, अगला क्या शुरू किए थे, डी के बाद पी और सी, तो एक सीक्वेंस में लिखें। तो अब इनका रेशियो कैसे लिखते हैं, तो पहले 2 को लिख लीजिए और इनका 2 को लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, ए पी अपॉन, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए पी अपॉन डी पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये लास्ट के 2 ले लीजिए, पी बी अपॉन, इधर भी लेंगे क्या, पी सी, और फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो ए बी अपॉन इसका भी ले लीजिए डी सी, तो ये इक्वल होता है। अब इन्हीं में से मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था प्रूफ करने के लिए, ए पी इंटू पी सी, ए पी इंटू पी सी, डी पी इंटू पी बी। तो आप यही वाला को ले लेते हैं, इन दोनों को। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो आपको प्रूफ करना था, ए पी इंटू पी सी इक्वल टू डी पी इंटू पी बी, यही चीज़ है यहाँ पे। 34th में दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 110 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। ये कुछ मार्क्स है, मार्क्स मतलब क्लास इंटरवल दे रखा है, ये 35 टू 35, 35 टू 40, तो इस तरह से ये क्लास इंटरवल से दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द मीन मार्क्स। तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, इसलिए मैं पहले से ही सॉल्व कर दिया हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसमें हम लिख लेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं क्लास इंटरवल का, फ्रीक्वेंसी का, और फिर यहाँ पे क्या बनाते हैं, क्लास मार्क। तो आपकी इसको कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, तो आप देखिए क्लास मार्क क्या होता है कि क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो यही है, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करते जाएंगे, इन 35 प्लस 40 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखिए कि सबको प्लस करके अपॉन 2 करने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक ट्रेंड देखिए क्या हो रहा है, 32.5 आ रहा है, फिर इसमें क्या बढ़ रहा है, 5 बढ़ा, फिर इसमें भी क्या बढ़ रहा है, 5, तो 5 आप ऐड करते जाइए। बस एक दो चेक कर लेना है, अगर सेम आ रहा है सब में, एक पर्टिकुलर ट्रेंड में फॉलो हो रहा है, तो इस सब में 5 इंक्रीज हो रहा है, सब में 5 इंक्रीज, तो इस तरह से ये लिख लेंगे। फिर एफ आई एक्स आई इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या बोलते हैं, एफ आई, और ये क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कुछ, इन सबको प्लस कर लेंगे। एक और तरीका होता है वो एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। उसमें क्या, एक कॉलम और बना लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है डेविएशन, डी आई निकालते हैं, और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए कर लेते हैं। तो ये, और उस केस में क्या निकालेंगे, इसमें कोई सा भी एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इन सबको प्लस कर लेना है, जो भी आएगा आंसर 4930 आ गया, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था ऑलरेडी टोटल। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, तो इसका आंसर आ जाएगा 44.81। आप दूसरे मेथड से भी कीजिएगा तो सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 150 kilometer away in time, it has to increase its speed by 250 kilometer. क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, ए प्लेन लेफ्ट 30 minutes later than the scheduled time and in order to reach the destination 1500 kilometer away in time, it has to increase its speed by 250 kilometer per hour from its usual speed. Find its usual speed. तो क्वेश्चन में है कि एक प्लेन है वो 30 मिनट देरी से चल रहा है, 30 मिनट्स लेटर, उसका जो शेड्यूल टाइम है उससे आधे घंटे वो लेट स्टार्ट हुआ, और उसको कितने किलोमीटर जाना है, 1500 किलोमीटर जाना है। तो अब लेट चलेगा तो उसको स्पीड इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपना, तो वो स्पीड इंक्रीज़ कर लेता है वो अपना प्लेन, कितना, 250 किलोमीटर पर आवर, और वो अपने यूजुअल टाइम पे पहुंच जाता है, मतलब वो कवर कर लेता है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपको यूजुअल स्पीड क्या होगा प्लेन का, और टोटल डिस्टेंस कितना जाना है इसको, 1500 किलोमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 में आप इसको ले लीजिए, यूजुअल स्पीड को x किलोमीटर ले लेते हैं पर आवर, और इस स्पीड से जब जाएगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अगर x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा बताइए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 15 अपॉन
इतने आवर्स लगेंगे। अब देखिए प्लेन जब लेट हो गया, आधे घंटे लेट स्टार्ट होता है, तो न्यू स्पीड उसका कितना हो जाएगा, क्योंकि वो स्पीड क्या कराया था, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि स्पीड अपना इंक्रीज कर लिया, कितना 250 किलोमीटर पर आवर अपने जो लेट को कवर करने के लिए। तो नया स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों केस में 1500 किलोमीटर ही जाना है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब हम क्या करना है आपको कि ये जो पहले वाला टाइम और दूसरे वाले टाइम दोनों को इक्वेट कर देना है, इक्वल करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो देखिए ओरिजिनल टाइम क्या था 1500 अपॉन एक्स, और ये नया टाइम कितना आ गया। अब ये देखिए ध्यान दीजिए इसमें, ये जो नया टाइम है ऑफ कोर्स ये कम लगेगा। क्यों लगेगा कम नया टाइम, क्योंकि नया टाइम इसलिए कम लगेगा क्योंकि ये स्पीड बढ़ा के जा रहा था, स्पीड 250 किलोमीटर बढ़ गया। और ऐसे भी बोल सकते हैं इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, बढ़ गया है, डिनोमिनेटर इसमें ज़्यादा है, x प्लस 250। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा नया वाला टाइम वो क्या हो जाएगा, कम समय लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट्स लेट चला था तो उसको आपको प्लस कर देना पड़ेगा। 30 मिनट्स को हम आवर में बदल देंगे तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा 60। इसको जब कट कीजिएगा तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2 आवर, तब जाके दोनों टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्योंकि ये यूजुअल टाइम था, तो यूजुअल टाइम जो था और ये वाला क्या लगा था, स्पीड बढ़ के जा रहा था तो ये क्या हुआ था, कम टाइम लगा था। तो इसमें अगर हाफ आवर ऐड करते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ था कि प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम, आधे घंटे लेट चला, तो वो भी तो लगेगा ना ये टाइम आधे घंटे, क्योंकि ये टाइम तो लगा ही था आधा घंटा, और इसको भी प्लस करेंगे जो कम टाइम लगा था, तब तो टोटल टाइम बराबर हो जाएगा दोनों का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं सबको, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे ले लेते हैं एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 250, x से डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 1500x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 इंटू कितना कर देंगे 250, तो कितना हो जाएगा, तो ये आ रहा है 375, और जितने जीरो है वो लगा देना है, तो 3 जीरो लगा देंगे, माइनस कर लेंगे, इसको इससे करेंगे और माइनस 1500x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 आ जाएगा। इसको कट कर लीजिए, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, अभी लिख दे रहा हूँ एक स्टेप और, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 1/2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इनका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 375 इंटू 2 के कितना हो गया 750, और जितना जीरो था वो लगा देना है, यहाँ पे 3 जीरो था तो 3 जीरो यहाँ पे लगा दिए। इसको इधर ले लेते हैं, -775 पे 4 जीरो लगा हुआ है। अब इसका आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिए, तो इसका मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए इसमें 1000 को ले लेते हैं, 1000x माइनस 750x ले लेंगे, तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1000, और यहाँ पे माइनस 750 ले लेंगे तो x प्लस 1000 इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि यही बनेगा ना इक्वेशन, x माइनस 750 और x प्लस 1000 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक तो निगेटिव, इसको तो हटा ही देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 750 किलोमीटर
पर आवर, यही आंसर हो जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, देयर आर 2 टेम्पल्स ऑन ईच बैंक ऑफ ए रिवर। 2 टेम्पल्स है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों नदी के किनारे हैं दोनों। वन टेम्पल इज़ 50 मीटर हाइट, एक जो टेम्पल का क्या ले लिए थे 50 मीटर हाइट है, और दूसरे का ए मैन हु इज़ स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई टेम्पल। कोई एक पर्सन है यहाँ पे खड़ा है टॉप ऑफ 50 मीटर हाई टेम्पल पे। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट एंड द ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अदर टेम्पल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब एक टेम्पल इस साइड है और एक टेम्पल इस साइड है। ये इसका जो हाइट दे रखा है 50 मीटर, और ये CD भी एक टेम्पल है यहाँ पे। तो एक पर्सन यहाँ से खड़े होके इधर को बेस को देख रहा है और इसके टॉप को देख रहा है। जब टॉप को देख रहा है तो कितने का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और बेस को देखेगा तो एंगल कितना बन रहा है डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसमें √3 बोला है 1.73 लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर एंगल ADF। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, एंगल ADF। तो देखिए ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, तो जो एंगल ये 30 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का ADF। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेजर एंगल ACB। तो ACB को कैसे नापेंगे ACB, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। तो ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 60। तो इसका क्या हो जाएगा B ऑप्शन। अब इसमें सॉल्व करना होगा विड्थ ऑफ द रिवर इज, विड्थ निकालना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप क्या कीजिए ये ट्रायंगल को ले लेना है ABC को, और इन ट्रायंगल ABC में हम जानते हैं कि ये कितना डिग्री बना यहाँ पे, ये पूरा 60 था तो ये भी क्या बनेगा 60। तो tan 60 क्या होता है P/B, तो लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, और AB का वैल्यू दिया हुआ है, और tan 60 क्या होता है √3 इक्वल टू 50/BC। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 28 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रख देंगे √3 का वैल्यू आप रखिएगा 1.73। अब इसको जब सॉल्व करेंगे जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आंसर आता है अप्रॉक्स 28.9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड करने पे, ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड का A। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द अदर टेम्पल इज। तो हाइट ऑफ अदर टेम्पल क्या पूछ रहा है आपसे, इस CD को पूछ रहा है यहाँ से। तो CD कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए CD फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये AB तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें AF निकाल लेंगे। AF का जो लेंथ होगा और 50 माइनस कर लेंगे, उसमें से 50 माइनस AF कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा FV, और जो FV होगा वही क्या होगा CD हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले ट्रायंगल से ले लेते हैं। ये एंगल तो आपको पता है ना, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा AF अपॉन FD लिख देते हैं। AF अपॉन क्या हो जाएगा FD, और FD क्या हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा BC के इक्वल होगा ना। तो लिख देते हैं 1/√3, और AF पता नहीं, क्योंकि FD BC के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि यही तो लेंथ है यहाँ से, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इक्वल होगा ना। जो BC ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे यहाँ पे, BC यहाँ पे कितना निकला था 50/√3, 50/√3। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये √3, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/√3 इंटू 50/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा AF, और इसको जब √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 50/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा AF। और ये कुछ आ जाएगा कितना, AF को जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स, या तो ये तो आप ऐसे कर लीजिए, AF जो निकल गया ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो AF जो निकल जाएगा ना, AF 50/3 आ गया। अब इसमें निकालना क्या है यहाँ से BF जो होगा वही क्या होगा CD होगा। तो इसमें से पूरे में से 50 माइनस 50/3 कर देते हैं, 50 माइनस 50/3, ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 50/3, यानी 100/3 आ रहा है कुछ ना, 100/3 यानी 33.33। तो इसका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है C ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ का C,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट लाइन, ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल। तो ये क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए, जब ऊपर से कोई नीचे देखेगा तो 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, मतलब जब भी बनेगा यहाँ पे तो एक्यूट एंगल ही बनता है, इसमें ये छोटा होता है, 90 से छोटा ही बनता है, तभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर कुछ एंगल्स बनता है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फिफ्थ का। 37th दिया हुआ है, इंडिया इज ए कॉम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूट। ये सब तो ऐसे ही लिखा हुआ है, मेन चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई फिक्स नंबर एवरी ईयर। यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर एंड 22,000 इन 9th ईयर बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर निकालना है, फिर प्रोडक्शन निकालना है टीवी का 8th ईयर में कितना होगा, और डिफरेंस निकालना है 7th ईयर एंड 4th ईयर के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि A6 का वैल्यू दे रहा है, इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर। तो A6 कितना दिया हुआ है? 16,000। और हम जानते हैं AP का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अगर 6 साल है तो N की जगह पे क्या रखेंगे, 6। तो A प्लस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5D। तो इसलिए 6 टर्म क्या हो जाता है, A प्लस 5D का वैल्यू दे रखा है 16,000। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। वैसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है, 9th ईयर, तो 9th में क्या लिखेंगे, A प्लस 8D का वैल्यू दिया हुआ है आपका 22,600, 22,600। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे, A से A कट जाएगा, 8D माइनस 5D क्या हो जाएगा, 3D। इनको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कुछ 22 और 6600। तो D क्या हो जाएगा, 2200 आ जाएगा, 2200। जब D निकल गया 22 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो A कितना हो जाएगा, A प्लस 22 इंटू 5 करेंगे ना, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 11,000 होता है। 2200 इंटू 5 कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16,000 माइनस क्या कर देंगे, 11,000। तो ये कितना हो जाएगा, 5,000। तो A निकल गया, मेरे पास D आ गया। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा था, तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट तो यही हो जाएगा ना, A जो रहेगा फर्स्ट टर्म, तो 5,000। सेकेंड क्या निकालना है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। तो देखिए A 8th का पूछ रहा है आपसे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 7D। A कितना है यहाँ पे, A हम निकाल चुके हैं, कितना 5,000 प्लस 7 इंटू D। D का वैल्यू कितना है 2200। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A 8th हो जाएगा A प्लस 7D। तो ये हो जाएगा 5,000 है यहाँ पे। तो 15,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 20,400 आएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, डिफरेंस प्रोडक्शन 7th ईयर एंड 4th ईयर, मतलब 7th ईयर और 4th ईयर, मतलब ये पूछ रहा है A7 माइनस A4 का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए इसको भी सिंपल है, A7 का वैल्यू क्या होता है, A प्लस 6D, और A4 का वैल्यू क्या होता है, A प्लस 3D। ये वैल्यू जो आएगा, तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D। तो A प्लस A से तो कट गया, तो 6D माइनस 3D क्या हो जाएगा, 3D। और इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 3 इंटू D। D का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2200। तो ये कितना हो जाएगा, 6600। तो इसका आंसर 6600 आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ए ग्रुप ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग अ वैकेशन। देयर वर 3 डिफरेंट स्लाइड्स एंड 3 फ्रेंड्स अजय, राम एंड श्याम आर स्लाइडिंग ऑन द 3 स्लाइड्स। द पोजीशन ऑफ द 3 फ्रेंड्स शोन बिलो। तीनों फ्रेंड्स का पोजीशन यहाँ पे दिखाया गया है। 3 स्लाइड्स है और एक पार्क में, और इसमें क्या PQR, तीनों स्लाइड्स का जो पोजीशन दिया, पोजीशन ऑफ द 3 फ्रेंड्स दिखाया गया है PQR इन 3 डिफरेंट स्लाइड्स पे। कंसीडर्ड, ओरिजिन को यहाँ पे ले लिया है O, और आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट PR। मतलब ये PR का कोऑर्डिनेट, PR का जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, Q मिड पॉइंट नहीं है, बस एक कोई सा भी एक पॉइंट है Q। तो इसका जो मिड पॉइंट का, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला आप पढ़े होंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, कोई स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे यहाँ पे x1 है और ये y1 है, और ये क्या होता है x2 और ये y2। तो इस पॉइंट का सेंटर मान लेते हैं PXY।
तो मिड पॉइंट यही होता है, x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या हो जाता है y1 प्लस y2/2। तो इस केस में आप p का कोऑर्डिनेट देखिए, p का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2,6। तो p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है मेरा 2,6 और दूसरा क्या है यहाँ पे r है, तो r का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 8,3 दे रखा है, 8,3 दे रखा है। तो मिड पॉइंट के लिए x क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कीजिएंगे 8+2/2 और दूसरा क्या हो जाएगा 6+3/2 यानी 10/2 यानी 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 9/2। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 5 और 9/2। तो नेक्स्ट एक्सिस विच इज एट इक्वल डिस्टेंस पी क्यू। तो P और Q से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे जो कि यहाँ से भी इक्वल हो, P से भी इक्वल डिस्टेंस हो और Q से भी हो। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोई भी पॉइंट क्या होता है एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, तो सपोज कर लेते हैं ये एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये R है और ये P से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और Q से भी इक्वल डिस्टेंस पे, और कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे इस फॉर्म में होता है x,0। क्यों होता है, क्योंकि x पे हमेशा y0 होता है, 2,0 या 1,0 3,0 इस तरह से लिखते हैं। तो ये लिख लेंगे और इन दोनों का जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा QR। तो डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पी आर इक्वल टू क्या लिख देंगे QR। तो इस केस में इनका डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का स्क्वायर, और रूट लगाते हैं तो रूट से रूट तो हट जाता है दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो a² प्लस b² -2ab और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे a² प्लस b² -2ab और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। यहाँ से x² से x² कट गया, इधर देखिए -4x है और इधर कितना हो जाएगा 40 और इधर क्या हो जाएगा -8x प्लस 32। इसको इधर ले लेते हैं -8x को, तो क्या हो जाएगा 8x -4x और ये 32, 40 को उधर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू -8 यानी x इक्वल टू -2। तो बस मेरा आंसर सेकेंड का क्या हो जाएगा x-2, मतलब जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2,0। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस PR। तो PR का डिस्टेंस तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,6 और इसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,3। तो डिस्टेंस फार्मूला से इसमें सेकेंड जो पार्ट है ये समझना है, इफ़ वी शिफ्ट ओरिजिन O/2 यूनिट टुवर्ड्स राइट, मतलब ओरिजिन O को शिफ्ट कर दे रहे हैं 2 यूनिट राइट की ओर, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पे रख, ओरिजिन को आगे की ओर, O यहाँ पे आ गया और इसके बाद से क्या बोल रहा है एंड 1 यूनिट टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब 2 यूनिट राइट ले गए O को और 1 यूनिट ऊपर की ओर, मतलब ओरिजिन यहाँ पे आ गया, 0,0 यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेट। अब पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। तो इस केस में इस पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी पहले R का कोऑर्डिनेट क्या था 8,3 था, अगर इनिशियल बात करें तो R का कोऑर्डिनेट क्या है 8,3 है। अब न्यू कंडीशन में क्या हो जाएगा, अभी तो तो यहाँ पे जैसे ही 2 यूनिट O यहाँ पे आएगा तो ये जो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ऊपर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। समझिए फिर से क्यों हो रहा है 6, ये 2 प्लेस आगे आ गया ओरिजिन, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक मतलब 0,0 यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे है। और इस केस में यहाँ से ये लाइन तो पूरा 6 ही होगा और इस ऊपर में कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, तो यहाँ से ऊपर कितना हो जाएगा ये 1 और ये 2 पे आ जाएगा, तो 6,2 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं।